जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो समय अब ओलंपिक वीक आ चुका है कंट्री में और थ्रू आउट द वर्ल्ड में, एक ओलंपिक के लिए एक तरह का एक माहौल बना हुआ है, एक मोमेंटम गेन सा हुआ है। पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं इस बीच हम लोग कोई ओलंपिक्स के ऊपर कोई सीरीज चलाया जाए कि ओलंपिक गेम्स क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, इसकी जर्नी कैसे रही, कितने अप्स एंड डाउन देखें। इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिस ओलंपिक सीरीज के लिए। तो ये सीरीज का पहला एपिसोड है और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग बात करते हैं पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट कैसे हुआ एक, और जब स्टार्ट होने के बाद वो कौन कौन सा अप्स एंड डाउन्स सिंस 1896 से लेके अभी तक 2020-21 तक ये कौन कौन से अप एंड डाउन आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और काफी डिटेल्स बात जैसे जैसे हम लोग ये सीरीज आगे बढ़ता चला जाएगा हम लोग इस चीज को आगे लेते चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो बात करेंगे कि ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर्ड आया, तो ऑब्वियस सा बात है जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर्ड आया तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स नाम का भी चीज होगा। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्यों आया, कैसे आया, उस दौरान क्या व्यवस्थाएं होती थी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ग्रीस एथेंस में हुआ करता था और वो 343 एडी से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी के लास्ट में हो जाके खत्म हुआ। लेकिन उस दौरान जो ओलंपिक गेम्स होता था वो गेम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में होता था, पर्टिकुलर सिटी में होता था, एथेंस में होता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा ओलंपिक गेम सिर्फ एक ही जगह होता था, दैट इज कॉल्ड इन एथेंस। बट ऐसा नहीं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से पहले कोई और ट्राई किसी और गेम्स के लिए नहीं किया गया है। पहले भी पैन एथेनिक गेम्स बहुत सारे कंट्रीज छोटे छोटे पॉकेट्स में गेम्स खेलते थे, पर ओलंपिक गेम जैसा विशाल ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप नहीं कर पाते थे। पर जैसे भी हम लोग एंशिएंट ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ तो वहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज था वो था विनिंग, जीतना। कुछ गेम तो ऐसे होते थे कि आपको अगर आप हार गए तो आपका डेथ भी तय होता। तो वो पहले का जो गेम था वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ करते थे और उस गेम्स के जो इवेंट्स होते थे वो इवेंट्स ऐसे होते थे जो उनके वार्स में, जो उस गेम के जो वार्स में इस्तेमाल होता था, जैसे कि डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो, रनिंग, ये सब वो इवेंट्स हुआ करते थे जिसको हम लोग वार्स में इस्तेमाल करते थे। सो अब ये समझना है कि पहले के सेटअप में क्या होता था। कुछ दिन के लिए पहले के गेम्स एक दिन के लिए स्टार्ट हुआ, फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ा के 5 दिन किया गया, फिर ये तय किया गया कि गेम्स को 16 डेज मैक्सिमम तक हम लोग को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ बात ये आती है कि पहले के जब हमें पता है कि एथेंस स्पार्टा आपस में लड़ा करते थे तो उस दौरान गेम्स कैसे पॉसिबल होता था। तो वहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओलंपिक ट्रूस। ओलंपिक ट्रूस क्या होता है? ओलंपिक ट्रूस एक तरह का एक संधि होती थी जिसमें ये बात होता था कि जितने भी एथलीट ओलंपिक्स गेम में खेलने जाएंगे या जितने भी जज उस गेम को कंडक्ट कराने जाएंगे उन पे कोई वार नहीं होगा, उन पे कोई वार लॉज लागू नहीं होगी, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। और पहले के टाइम में जो जज हुआ करते थे वो होते थे प्रीस्ट, यानी स्पिरिचुअल एंगल बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। और प्रीस्ट क्या करते थे, 5 प्रीस्ट और 7 प्रीस्ट की बेंच हुआ करती थी डिसीजंस लेने के लिए। जिस रास्ते से प्रीस्ट और एथलीट जाया करते थे उस रास्ते में उन्हें कभी भी रोका नहीं जाता था। अब जहां जिस पर्टिकुलर पॉइंट को गेम होता था एथेंस में, वहां एक स्टेडियम टाइप का बना होता था और स्टेडियम के बाहर 2 लाइनें बनी होती थी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में होता था उन्हें कहते थे हॉल ऑफ फेम और जो राइट साइड में होता था उसको बोलते थे हॉल ऑफ सेम। यहाँ वर्ड होता है कि हॉल ऑफ फेम क्या होता है, हॉल ऑफ सेम क्या होता है। हॉल ऑफ फेम ये होता है कि जिन्होंने काफी अच्छा कॉम्पिटिट किया, काफी विनिंग परफॉर्मेंस दिखाया, तो उनका एक मॉडल बनाया जाता था, उसको कहते हैं हॉल ऑफ फेम। पर अगर किसी ने चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, किसी ने बैबरी की, किसी ने किसी तरह गलत काम किया, तो उनके लिए भी एक मूर्ति बनती थी जिनका नाम होता था हॉल ऑफ सेम। ये इसलिए बनाया जाता था कि जब एथलीट गेम्स खेलने आए तो उनको देखे, हॉल ऑफ फेम को भी देखें और हॉल ऑफ सेम को भी देखें। ये कुछ ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी।
लेकिन अब हम लोग बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं हम लोग मॉडर्न ओलंपिक्स गेम में। तो जब मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, आप ये समझना कि कौन से ओलंपिक गेम्स को बंद किया गया था, क्योंकि पहले भी काफ़ी डोपिंग्स और इल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की जाती थी, इसलिए उसको एक एक एंगल से इसको रोका गया। अब बहुत लंबे समय के बाद जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने की बात चली, तो ऐसा नहीं था कि इस बीच यानी 400 ईडी के अंत में और 1896 के इस बीच में किसी ने ट्राई नहीं किया। लोगों ने ट्राई किया, बहुत बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि इस टाइप का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करा पाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे थे? वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वर्ल्ड जो था वो डिफरेंट कॉलोनीज में बढ़ चुका था। वर्ल्ड जो था वो ग्लोबल हो चुका था। तो जब वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका था और डिफरेंट कॉलोनीज में बटा हुआ था, चाहे ब्रिटिश की कॉलोनी में या फ्रेंच की कॉलोनी में या पुर्तगाल की कॉलोनी में या जर्मन की कॉलोनी में, तो ये बहुत मुश्किल हुआ करता था कि कैसे उन सबको एक टेबल पे लाया जाए। तो लोग अपने अपने स्तर पे लोग ट्राई करते थे, कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करते थे, कहीं साउथ अमेरिकन गेम हुआ करते थे, कहीं यूरोपियन गेम्स होते थे, पर कभी वो एक टेबल पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि पता है कि अलग अलग कॉलोनीज के अलग अलग जो कंट्री हेड होते थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इस बीच एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था सर पियरी कुबर्टीन। पियरी कुबर्टीन, जैसे हम जानते हैं कि वो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम है। अब हमें इस बात को ज़्यादा स्ट्रेस देना है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को पॉसिबल कर पाया, कैसे उन्होंने इस चीज़ को ओलंपिक्स गेम, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम को वो कंडक्ट कराने में सक्सेसफुल हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही स्ट्रगल अलॉट, वो काफ़ी स्ट्रगल किया और उन्हें ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स लग गया इस गेम को स्टार्ट करने में। अब इसकी शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से होती है। इस स्टोरी को मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहले ये वर्ड कैसे उनके पियरी कुबर्टीन के दिमाग में आया, तो पहले क्या था, जैसा हमने बताया कि डिफरेंट कॉलोनीज में बटे हुए थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और रेलवेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जहाँ जो चीज़ें ग्लोबल कर दिया गया था। पहले अक्सर लोग पानी के जहाज से ट्रेवल किया करते थे, पर जब रेलवे आया तो लैंड मूवमेंट भी फास्ट हो चुका था। तो उस दौरान इंडस्ट्रियल फेयर हुआ करता था। इंडस्ट्रियल फेयर क्या होता था कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से जो इंडस्ट्रिस्ट लोग थे, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, वो एक पर्टिकुलर जगह की मिला करते थे और वो फेयर 1 मंथ या 2 मंथ तक चलता था। 1 मंथ तक 2 मंथ चल रहा था, मीन्स अगर कोई यूरोप से आया, कोई एशिया से आया, कोई साउथ अमेरिका से आया, कोई नॉर्थ अमेरिका से आया, कोई ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया से आया, और वो एक जगह आके सारे इंडस्ट्री के लोग एक जगह बैठ के 2 महीना 3 महीने तक वो आपस डिस्कस किया करते थे अपने ट्रेड के बारे में, कैसे ट्रेड होगा, कैसे होगा। और उसी के दौरान एक बुक फेयर भी हुआ करता था। बुक फेयर ऐसा होता था कि जहाँ बुक्स इंडस्ट्रीज के साथ काफी लिटरेट लोग भी ट्रेवल किया करते थे, जो लिटरेचर्स को भी वहाँ पे शेयर करते थे। तो पीएडी कोबर्टीन उन कॉन्फ्रेंसेस को, उन ट्रेड फेयर्स को, उन इंडस्ट्रियल फेयर्स को अटेंड किया करते थे। तो उनको अटेंड करने से उनके मन में एक आइडिया आया कि जो इंडस्ट्रियल फेयर है, अगर इसको हम लोग दूसरे एंगल से देखें, जैसे कि डिफरेंट कंट्री को लोग जाके, क्योंकि जैसे मालूम था कि पहले के लोग पानी के जहाज से ट्रेवल करते थे, तो ऑलमोस्ट उनको जर्नी में 1 मंथ या 2 मंथ लग जाता था। इसीलिए वो लंबे समय तक वहाँ जहाँ जाते थे 2 महीना 3 महीना वो स्टे करते थे। जब वो 2 या 3 महीना स्टे करके दूसरे कंट्री के लोग से बात करते थे, तो अपने कल्चर को एक्सचेंज करते थे, अपने फिलोसफीज को एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे को लैंग्वेज को सुनते थे, समझते थे, सीखते थे, एक दूसरे कस्टम्स को अंडरस्टैंड करते थे। तो उससे क्या होता था, उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती। यानी मेन एंगल तो था उनका इंडस्ट्री ट्रेड को बढ़ाना, लेकिन एक उसमें आके फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, और फ्रेंडशिप बढ़ने के कारण एक अच्छा सा रिलेशन होता है। तो पीएडी कुबर्टीन को ये थॉट प्रोसेस काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं इस थॉट प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्री यानी प्रोफेशनल अप्रोच से अलग करके थोड़ा एक एमेच्योर में बात करें। तो उन्होंने एक प्रपोजल लेके आया कि व्हाई डोंट वी डू, एक वर्ड है इंटरनेशनल एजुकेशनलिज्म, का मतलब होता है कि इंटरनेशनली एजुकेशन को कंडक्ट किया जाए। अब यहाँ एजुकेशन का मतलब यहाँ डिग्री लेना नहीं है, बीए की एमए की डिग्री ले ली, पीएचडी की डिग्री, ये नहीं है। यहाँ इंटरनेशनल एजुकेशनलिज्म का मतलब है कि आप एजुकेट हो। एजुकेट होने के लिए उन्होंने क्या किया कि क्यों नहीं पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए
कुछ दिनों के लिए, और जहाँ डिफरेंट कंट्री के लोग डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम वाले आए और आपस में एक्सचेंज करें चीज़ों को, और उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। तो उनके दिमाग में बात आया कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, वहाँ एक वर्ड था, कल्चर। सो आज मैं आपको एक डिफिनेशन बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ओलंपिज्म। ओलंपिज्म जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसका डिफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि ब्लेंडिंग अबाउट स्पोर्ट्स विद कल्चर एंड एजुकेशन, यानी स्पोर्ट्स का कल्चर और एजुकेशन का ब्लेंड जो होगा वो आपका ओलंपिज्म होगा। हम खेलें लेकिन हम एजुकेट भी हों, हम कल्चर को भी एक्सचेंज करें, उसका माध्यम स्पोर्ट्स बने। तो उन्होंने इस चीज को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ना बात किया। उन्होंने काफी जगह बात की, और उस टाइम पता था सबसे बड़ा जो एक कॉलोनी सिस्टम के हेड थे वो थे यूके के, यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और पीडी कुबर्टिन थे फ्रांस की। और फ्रांस का और यूके का आपस में बनता नहीं था, क्योंकि फ्रेंच के अलग कॉलोनीज थे और यूके के अलग कॉलोनीज थे। और पीडी कुबर्टिन एक रॉयल फैमिली से आते थे, पर वो एक लिटरेट और एक एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, और फिजिकल एजुकेशन से काफी उनका लगाव रहता था। तो उन्होंने क्या किया था, एक बुक फेयर हुआ था 89 में। तो उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन आयर जो हम लोग आज भरवाते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन आयर 89 में भरवाया था बुक फेयर में, जो अलग अलग लोग आए थे कि स्पोर्ट्स के बारे में क्या रुझान है आपका, आपको क्या लगता है, ऐसे करके। अब जैसे जैसे ईयर बढ़ता रहा, एक खास बात ये था कि पीरियड कुबर्टीन के खास मित्र थे, उनका नाम था रूजवेल्ट। रूजवेल्ट वो थे जो यूएसए में थे, और वो बाद में जाके यूएसए के प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, तो उनका ये लिंक काफी काम आया मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट करने में। जैसे मैंने बताया था, यूके का और फ्रेंच का आपस में नहीं उतना टाई अप बनता था, क्योंकि दो अलग अलग कॉलोनीज थे। पर चूंकि पीडी कुबर्टिन एक रॉयल फैमिली से थे, एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड से थे, और उनका एक अच्छा रिलेशन था रूजवेल्ट से जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूएसए जाऊंगा अपने फ्रेंड के पास। और सवाल आता है कि वो यूएसए ही क्यों जाए। यूएसए उस टाइम पे एजुकेशन में बहुत आगे था, वहाँ नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल वहाँ बहुत सारे ज़्यादा थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मेरा फ्रेंड भी वहाँ पर है, मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर वहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने सबसे पहले कन्विंस करने की कोशिश की आपको रूजवेल्ट को, यूएस। तभी जाके 89 में एक फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ उन्होंने क्वेश्चन आयर बांटा, और उससे एक रुझान ये आया कि हाँ, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर 89 के बाद 1892 में क्या होता है, एक उन्होंने एक कांग्रेस बुलाया जिसको बोलते 25th कांग्रेस, जहाँ कुछ रिमार्क्स दिए गए पीडी कुबर्टिन के द्वारा। उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ सब कंट्री को एक जगह लेके आएंगे, हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स गेम का। पर वो उस टाइम वहां तक उनके आइडियाज को लोग हल्के में ले रहे थे। तब एक कांग्रेस और बुलाया गया 1894 में कांग्रेस बुलाया गया पेरिस में। और उस पेरिस में जहाँ बुलाया गया, उस एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था सेबनोर यूनिवर्सिटी, पेरिस। 1894 23 जून को 1894 का वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आप भूलिएगा नहीं कभी भी। 23 जून 1894 पेरिस में आईओसी का गठन हुआ, फाउंडेशन डल गया, और आईओसी कमिटी बनी 1894। और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 years, यानी 1896 में फर्स्ट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम उन्होंने कंडक्ट कराया। पर क्या हुआ उस 1894 पेरिस के कॉन्फ्रेंस में, वहाँ बात हुई कि हम लोग बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तब सबने पूछा कि वो मॉडर्न ओलंपिक गेम होगा कैसा, कैसा दिखेगा, क्या हम लोग एथेंस जाएंगे जहाँ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स था। तो पीडी कुबर्टिन ने बोला कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट चेंज होगा, वो एंशिएंट था, ये मॉडर्न होगा। एंशिएंट ओलंपिक गेम में क्या था कि ओलंपिक गेम्स एक पर्टिकुलर स्पेस में ही होता था, हमेशा एथेंस में ही हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। और मॉडर्न ओलंपिक गेम में बोला कि एक फास्ट चेंज होगा कि जो ओलंपिक गेम का जो वेन्यू होगा वो वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करेगा। उनके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि जब हम लोग ओलंपिक मूवमेंट को एक वेन्यू से उठा के नेक्स्ट वेन्यू में जाएंगे, तो वहाँ के कल्चर के, वहाँ के लोग को जानने का, देखने का, समझने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी टोक्यो में गेम्स होने वाला है, जैसे ही लोग इंडियन एथलीट्स
टोक्यो जाएंगे तो टोक्यो कल्चर को समझने का मौका, टोक्यो वाले जापानीज को भी इंडियन कल्चर को समझने का मौका मिलेगा। ये एक्सचेंज होगा। यही उनका मेन व्यूज था कि वेन्यू को हम लोग को कीप ऑन चेंजिंग करना है, कीप ऑन मूविंग करते रहना है, ताकि जो एक्सचेंज हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहे, पहला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गेम जो होगा वो एमेच्योर होगा। एमेच्योर का मतलब था कि ज्यादा हम कोई जीतने पे हम प्राइज नहीं है, ये फर्स्ट प्राइज ये है, सेकंड प्राइज ये है, बोला कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि एथलीट के लिए पार्टिसिपेशन मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग था। एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और सोचने वाली बात है कि पीडी कोवटिन ने उस टाइम ये बात कहा कि पार्टिसिपेशन इज मोर देन विनिंग, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट देन ट्रिम्प। यानी आप जीतने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, जो फाइट करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पेयर टू आपके मेडल्स की। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये समझना है कि उन्होंने इसलिए कहा, उस टाइम के जो यूथ थे ना, वो जो यूथ था उनका एनर्जी डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहा था। कैसे जा रहा था? मोस्टली गेम यूरोप में हुआ था स्टार्टिंग में। तो जो यूरोप था वो बटा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज पावर में, फ्रेंच का, डच का, इंग्लिश का, पुर्तगाल्स का। तो जो पीपल थे वो, उनका एनर्जी था कि फौज में जाना है, कॉलोनी इंक्रोच करना है। तो ये डिस्ट्रक्टिव वे थे। तो और आपस में वार करते थे, फ्रेंच का वार हो गया या इंग्लिश का वार हो गया डच से। तो ये वार चलता था। इससे क्या था, काफी लोगों का नुकसान होता था, डेथ होते थे, लाइफ लॉस होता था। तो कोवर्टी ने बोला कि स्पोर्ट्स एक मीडियम होगा जहां आपकी जो एनर्जी है वो निगेटिव वे में ना जाके पॉजिटिव वे में हम चैनलाइज करेंगे। इसलिए भी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से अलग होता है। तो नंबर थर्ड, गेम्स में सिर्फ गेम्स नहीं होगा। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स का नहीं, वहाँ आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब कुछ होता था। अलग अलग कॉम्पिटिशन होते और 16 डे का एक फेस्टिवल वो कंडक्ट कराते थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये था कि फर्स्ट ओलंपिक गेम का जितना भी फंडिंग था, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द फंड जो फंडिंग किया गया था वो किया गया था पीडी कुबर्टिन के द्वारा। यानी इस बंदे ने अपना पर्सनल मनी इन्वॉल्व किया था गेम्स को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके आइडियाज पे कोई शुरुआत में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। और आपको पता है कि कोई भी वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आप करोगे तो आपको एक इकोनॉमिक एक रिसोर्स चाहिए होता है। तो उस बंदे ने अपना फंडिंग उसमें इस्तेमाल किया और सिर्फ 13 कंट्रीज ने और करीब 262 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1896 में। लेकिन जैसे ही 1900s में गया और उस जो गैप 4 साल का गैप था, उस गैप में काफी कंट्रीज आईओसी के साथ जुड़ना शुरू कर दिए और धीरे धीरे वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा और सब चीजें जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई। पर ऐसा नहीं है कि वहां के बाद ओलंपिक्स गेम ने या आईओसी ने सिर्फ सीधा रास्ता देखा, नहीं, काफी अप्स एंड डाउन्स आई थी। अब हम लोग तो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जर्नी में अप एंड डाउन आया। तो जैसे कि आप जानते हो कि 3 बार अभी तक ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ है। तो कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब, और कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यानी आप ये इमेजिन करो कि जो गेम्स थे वो वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 गेम्स नहीं कंडक्ट कर पाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंट्रीज का कंट्रोल ज्यादा था आईओसी के ऊपर। यानी कि कोई कंट्री चाहेगा तो गेम्स बंद करवा देगा, या कोई कंट्री चाहेगा तो गेम्स चालू रहने दिया जाएगा। पर ये कभी भी एक ओलंपिक मूवमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओलंपिक मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव चीज है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी 1940 और 1944, जब 2 गेम्स नहीं हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उसके पहले 1936 की ओलंपिक्स गेम हुई थी। तो अब इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का ओलंपिक गेम्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ओलंपिक गेम काफी वास्ट चेंजेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो ईरा था ओलंपिक गेम्स का, उसमें मोस्ट ऑफ द वेन्यूज ओलंपिक गेम्स के वो यूरोप में थे। ओके, यूरोप बहुत पावरफुल था। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओलंपिक गेम्स आउट ऑफ यूरोप भी निकला, एशिया में भी आया, साउथ अमेरिका में भी ट्रेवल किया, सब जगह ट्रेवल किया गया। अब सवाल यह आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 2 तरह का इम्पैक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा।
थोड़ा सा और हम बात करते हैं, ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स ये दो पॉइंट बड़े एक सिक्के के दो पहलू रहे, पर कभी कोई पहलू ज़्यादा भारी रहा। स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स काफ़ी भारी रहा। किसके ऊपर? स्पोर्ट्स के ऊपर। कैसे रहा? जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वार के टाइम पे गेम्स कंडक्ट नहीं हुए, ठीक है। नंबर टू, आप जानते हो कि 1980 में भी बाइकआउट हुआ था ओलंपिक्स गेम का। क्यों हुआ था? मॉस्को में 1980 ओलंपिक गेम्स था और उस टाइम यूएसए लेड कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। यानी वर्ल्ड जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो धड़े बट गया था, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक तो जो वो लीड बाय रशिया था और वेस्टर्न ब्लॉक तो जो वो लीड बाय यूएसए था। जैसे 1980 में रशियंस ने गेम कंडक्ट कराया मॉस्को में, तो यूएस लेड कंट्री ने कहा कि हम इसको बाइकआउट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज नहीं आ पाई, पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान उस थॉट को हुआ जिसने ये कहा था कि बेटर पीपल बेटर वर्ल्ड। स्पोर्ट्स एक मीडियम है वर्ल्ड को चेंज करने का, स्पोर्ट्स एक मीडियम है आदमी में वैल्यू क्रिएट करने का। लेकिन कौन हावी हो गया? पॉलिटिक्स हावी हो गया। उसके बाद 1980 के बाद आता है 1984, जब गेम हुआ था लॉस एंजलिस में। मतलब जब लॉस एंजलिस में गेम हुआ तब रशियंस लेड कंट्रीज ने बाइकआउट किया था। मींस बैक टू बैक दो बाइकआउट हुए, 1980 और 1984। ये चीज ज्यादा सोचने को मजबूर किया आईओसी को कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि जब कोई कंट्री बाइकआउट करता है तो बाइकआउट हो जाता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे आईओसी। क्यों नहीं हो पा रहे थे? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि उसके पहले जो वर्ड था पीडी कोबर्टी ने जो कहा था वो कहा था एमेच्योर गेम्स, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। और हमने बहुत पहले बात कहा था कि गेम्स कंडक्ट कराने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। तो आईओसी को गेम कंडक्ट कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता था? किसी कंट्री के पास। अब कोई भी कंट्री उस गेम को तभी ऑर्गेनाइज करता था जब वो देखता था कि सर इसको ऑर्गेनाइज करने से मुझे क्या फायदा। ओके, तो जब बात ऐसी होती है तो स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिक्स चढ़ जाता है, और जब पॉलिटिक्स चढ़ता है तो स्पोर्ट्स की कठपुतली बन जाती है। इसीलिए 84 के टाइम क्या हुआ, आईओसी ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग अपना फंड खुद जनरेट करेंगे, हम लोग किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे। तब उन्होंने कहा कि लेट्स इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल अप्रोच। तो 1984 के बाद जो ओलंपिक्स गेम हुए सारे प्रोफेशनल ओलंपिक्स गेम्स हुए, यानी आईओसी के पास अपना फंडिंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता था उनके पास कि ये फंड कहाँ से लाएंगे जो क्लीन मनी हो, क्लीन मनी। उसी टाइम एक हुआ था टेलीकास्ट, आप देखिएगा कि लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो चुकी थी, टीवी राइट स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो राइट टाइम था। तो आईओसी ने अपना टेलीकास्ट राइट दिया एमएनबीसी, एक अमेरिकन कंपनी है उसको, उसने काफी फंड जनरेट करके आईओसी को दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुड़ के कभी फंड के मामले में पीछे नहीं देखा। उसके बाद उनका जो मनी जो फंड था वो कंटिन्यूसली रेज होता चला गया, वो अपने एक्सपेंस आराम से निकालते चले गए। इस कारण से आप देखना उसके बाद कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ फंड। एक बात हमने जो छोड़ा पहले वो था जो छिड़ा टॉपिक हुआ था एमेच्योर और प्रोफेशनल का। स्टार्ट हुआ था एमेच्योर गेम, फिर समय के साथ वो चेंज हो गया प्रोफेशनल में। इसलिए कहा गया है कि टाइम के साथ आपको चेंजेस लाते रहना चाहिए था। एमेच्योर गेम 1896 के लिए सही था, पर एमेच्योर गेम 1984 के बाद के लिए सही नहीं था, क्योंकि कंट्रीज गेम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स का, वो था 1936 का बर्लिन ओलंपिक गेम। आप जानते हैं कि 1936 में बर्लिन में या जर्मनी में जो उनको लीड कर रहा था वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स गेम जो कंडक्ट कराया वो कुछ इस तरह कंडक्ट कराया कि वो वर्ल्ड को बता सके कि हम कितने सुपीरियर हैं। और आपको जान के ताजुब होगी, पहला लाइव टेलीकास्ट गेम का कभी हुआ है तो हुआ है 1936 में। बर्लिन का जो स्टेडियम है उनका, वहां से 1 किलोमीटर दूर पे ऑडिटोरियम्स बने हुए थे बहुत सारे, कि जहां पब्लिक जो इसको जगह ना मिल पा रहा है स्टेडियम में, वो जाके उस ऑडिटोरियम बैठ के देख सकता है। तो वहां से वहां तक लाइव दिखाया गया था पहली बार, 1 किलोमीटर के रेडियस में लाइव था। और ऐसे ऑन पेपर कहा जाएगा तो पहला लाइव टेलीकास्ट 1956 ओलंपिक्स गेम्स का हुआ था, ठीक है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिटलर ने भी पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कितने सुपीरियर हैं हम,
उन्होंने गेम को स्टेज किया था बर्लिन में, और पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे और देखे थे कि हाउ सुप्रीम, हाउ स्ट्रांग दे आर। तो कहने का मतलब ये था कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स का बड़ा ही एक एंगल ये रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स का भी ऊपर नहीं बैठा, पॉलिटिक्स का बैठा है। जब भी कोई बड़ा बड़ा डिस्प्यूट्स होता है और उनका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तो स्पोर्ट्स उनके एजेंडा में नंबर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी तनाव रहा, हम लोग देख भी रहे थे। 2018 में प्योंगयांग विंटर ओलंपिक्स गेम में आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोग ट्रेवल करके साउथ कोरिया में आए थे। ये एक पहला मौका था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोग एक साथ एक टेबल में बैठे, और उनका स्टेज क्या था? गेम्स। तो आपको स्पोर्ट्स आप ही देखते हो कि इंडिया पाकिस्तान में जब वॉर होता है या फिर जब कोई डिस्प्यूट होती है, जब उनको वापस मिलना पड़ता है, तो क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स सॉल्यूशन है, कहने का मतलब स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। एक और इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ आईओसी को अपने जर्नी में बहुत सेटबैक मिला था। वो था 1972 का म्यूनिख ओलंपिक गेम्स। 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक गेम हुआ था, लोग ऐसे भी जानते हैं द ब्लैक सितंबर के। उसमें आपको याद होगा कि कुछ इजरायली एथलीट को मार दिया गया था ब्लैक सितंबर टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हो कि म्यूनिख ओलंपिक गेम्स चल रहा हो, गेम के 3-4 दिन बीत चुके थे, उसके बाद एक टेररिस्ट अटैक होता है जो ओलंपिक विलेज में जाके कुछ इजरायली एथलीट को मार दिया जाता है। तो आप ये सोचिए कि गेम्स का इस्तेमाल लोगों ने कैसे किया। गेम एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्लोबल है। अब किसी ने टेररिस्ट अटैक वहां पे किया तो ये मैसेज कहाँ गया? पूरे वर्ल्ड को चला गया। ठीक है। अब वहां पे आईओसी के पास 2 रास्ता था, गेम को वहीं पर रोक दिया जाए या गेम को कंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ था, गेम को रोक दिया गया था। लेकिन उस टाइम एक गुंडेज करके आईओसी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला नहीं, लेट द शो गो ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया है, लेट द शो गो ऑन। उन्होंने कहा था कि जो भी हुआ हुआ, पर ओलंपिक्स गेम्स नहीं रुकना चाहिए। और आपको ताजुब लगेगा, वो गेम्स पूरा कंप्लीटली सक्सेसफुली बाद में कंडक्ट कराया गया। अब वही कंडीशन धीरे धीरे करके हर ओलंपिक्स गेम में कभी ना कोई बैकआउट रहा है। ऐसा कोई ओलंपिक्स गेम नहीं है जहाँ स्ट्रगल नहीं हुई है, हमेशा हुआ है। आप कहीं भी गेम कराओगे, वहाँ 2 एंगल होगा, एक कहेंगे करो और एक कहेंगे नहीं करो। पर आपको ये समझना है कि गेम क्या आपको दे सकता है। गेम सिर्फ गेम नहीं है, गेम सिर्फ मेडल नहीं है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। अब इसी के साथ आप देखिए कि अभी भी टोक्यो में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, गेम्स नहीं कराया जाए। एक धड़ा है जो बोलते हैं गेम्स नहीं कराया जाए। यही चीज़ ब्राज़ील में भी हुआ था 2016 में, यही चीज़ चाइना में भी हुआ था 2008 में। ठीक है, तो हमेशा प्रो एंड कॉन्स रहता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि गेम्स कंडक्ट हो तो किस रीजन से हो। एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं कि 1972 के बाद जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो आईओसी का कॉस्टिंग बढ़ता चला गया। मीन्स उन्होंने एक नया विंग खोला जो उनके सिक्योरिटीज को ध्यान देगा। और अभी तक का जिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में खर्च हुआ है वो है 2008 बीजिंग ओलंपिक की, जहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया था सर्विलांस के ऊपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया गया सिक्योरिटी के ऊपर। ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या थ्रेट है, पॉलिटिकल थ्रेट बताया हमने। एक और थ्रेट बताते हैं जिसका नाम है डोपिंग। पूरे ओलंपिक मूवमेंट को अभी तक 120 साल के या 124 साल की जर्नी में पॉलिटिक्स के अलावा एक और मेजर चैलेंज जो फेस किया डोपिंग। यही डोपिंग वो है जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में भी किया गया, जिसकी वजह से गेम बंद होने के कगार पे था। अब यही डोपिंग वापस सेकंड यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में भी आया। इसी चीज को डोपिंग क्यों करता है आदमी? डोपिंग इसलिए करता है कि मैं जीतूं, कि मैं बता सकूं दुनिया को कि मैं श्रेष्ठ हूँ। पर वो श्रेष्ठ कैसे बनूं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, चीटिंग से बने या वैसे बने, पर मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं फर्स्ट बनूं, मैं मेडल जीतूं, मैं इसलिए डोप कर रहा हूँ। पर एक्चुअली स्पोर्ट्स कभी ये नहीं सिखाता। स्पोर्ट्स कभी ये नहीं सिखाता कि आप चीट करके जीतो। स्पोर्ट्स सिखाता है आपको वैल्यूज, एक्सीलेंस। आप जीतो लेकिन रेस्पेक्ट के साथ। रेस्पेक्ट का मतलब है रूल्स का रेस्पेक्ट करें, अपोनेंट का रेस्पेक्ट करें, अपने परफॉर्मेंस का रेस्पेक्ट करें, और आप फ्रेंडशिप करो। यानी एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, ये 3 वैल्यूज हैं जिसको फॉलो करना है। पर लोग कभी कभी चैंपियन बनने के लिए
गलत रास्ता अपनाते हैं, जिसको डोपिंग बोलते हैं। अभी डोपिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत कम मात्रा में था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ गया। अब सवाल ये आता है ये कैसे बढ़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 लंदन ओलंपिक्स हुआ। तो आप देखना, जिस वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी फार्मा कंपनीज थी, फार्मा कंपनीज का मतलब जो मेडिसिन बनाती थी सोल्जर्स के लिए, वार है, ठीक है, वार में क्या बिकता है, गन, बुलेट और मेडिसिन बिकता है। कौन कौन सी मेडिसिन बिकता है, ऐसी मेडिसिन बिकता है कि दर्द हो तो मालूम न चले, ऐसी मेडिसिन बिकता है कि मतलब मरते मरते हो वापस जिंदा हो जाओ। तो ये फार्मा कंपनी ने एक नया रास्ता खोल दिया, बोला कि वर्ल्ड वार वार तो होगा नहीं, तो कंपनी क्या होगी, कंपनी बंद तो हो सकती नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो है वो डाइवर्ट करके ले आया किसकी तरफ, वो लेके आ चुके हैं उन्होंने, बोला कि यूज स्पोर्ट्स। क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे मतलब अब आज के डेट में वार नहीं होता है, वर्ल्ड वार नहीं होता है, जिसमें तो वर्ल्ड वार होता है वो होता है ओलंपिक गेम, जहाँ पूरी कंट्री आती है। तो उन्होंने अपना अटेंशन जो है वो ले आया कि इस मेडिसिन को स्पोर्ट्स में इंजेक्ट कर दिया। क्यों किया, एक और स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले एमेच्योर एथलीट्स ही गेम खेल सकते थे, यानी जो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेगा तो वही ओलंपिक गेम खेलेगा। तो अगर आपने किसी का स्पॉन्सरशिप लिया है तब आप ओलंपिक गेम नहीं खेल पाओगे। तो लोग क्या करते थे कि हिडन प्रोफेशनल्स थे। हिडन प्रोफेशनल का मतलब ये था कि वो पैसा नहीं लेते थे, पर सारे एथलीट को फौज में भर्ती कर लिया गया, आर्मी में भर्ती कर लिया, सारे एथलीट को पुलिस में भर्ती कर लिया गया। आप इनडायरेक्टली इसको पे कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा के नाम पे। तो वो एथलीट तो था पर वो पेड था, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा था कि लोगों ने ओपन डिबेट किया कि भाई आप हमें मना कर रहे हो पर उनको सैलरी मिल रहा है, उनको भी इसी कैटेगरी में काउंट करो। तो बाद में समझ में आया कि ये हिडन प्रोफेशनलिज्म भी ठीक बात नहीं है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो मेरे जो कहने का मतलब था वो मतलब था डोपिंग के ऊपर। डोपिंग एक ऐसा पॉइंट था जिसने इस चीज़ों को काफ़ी आउट तक कैरी किया। मैं थोड़ा सा डेटा आपको मैं डोपिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला डोपिंग का जो केस पकड़ा गया था वो एक था जॉन हिक करके, सेंट लुइस ओलंपिक गेम में। और ब्रांडी रॉ एक और स्टार्चिन, ये एक तीनों कॉम्पोजिशन का वो उन्होंने इस्तेमाल किया था और उसको सपोर्ट किया था उसके कोच ने। तो वो केस पकड़ा गया था। फिर 1908 में लंदन ओलंपिक्स में भी एक मैराथन रेस में एक केस पकड़ा गया था जो रनिंग कर रहा था। अभी समझ में आ रहा है लोग लिया क्या था, यानी कोका करके आता है, जो कोका कोला अभी वर्ड बोलते हैं ना, तो कोका कोला का भी एक स्टोरी है। आप इसको इस तरह समझिए कि पहले कोका कोला से कंपनी से पहले क्या होता था कि जो जितने भी लेबर्स होते थे ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, यानी 8 घंटा से ज़्यादा 12-13 घंटा काम कराने के लिए उनको ड्रिंक्स दिया जाता था। और उस ड्रिंक में हेवी अमाउंट ऑफ कैफीन दिया जाता था। ओके, उस कैफीन से क्या होता था कि जो लेबर था वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करते थे, 10 घंटा 11 घंटा एक्टिवली काम करते थे। तो उसको दिया जाता था एज ए कैफीन, जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये कैफीन बाद में लोगों ने, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते थे, आप देखना वो इस्तेमाल किया करते थे। तो इस समय के साथ चेंज होता चला गया। आप आज के डेट में देखना जो डोपिंग है वो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है 1948 से लेकर 1970 में। मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी फार्मा कंपनी थी जो वार छोड़ के स्पोर्ट्स में घुस गए, बहुत सारे नए नए तरह के मेडिसिन उन्होंने बनाए। 1967 में आईओसी को जब ये सब मालूम चला तो उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाया, उसका नाम रखा आयुषी मेडिकल कमीशन। बहुत छोटे लेवल का था, बहुत छोटे लेवल का अप्रोच था। फिर समय बीतता गया, फिर आया आपका ईयर 1972 में पहला स्टैंडर्डाइज डोपिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाया गया म्यूनिख ओलंपिक्स में, कि एक प्रोटोकॉल बनाया कि हम लोग किस किस मेडिसिन को रख रहे हैं, किस किस मेडिसिन को हम लोग आउट कर रहे हैं। पर वो जो प्रोटोकॉल है आप वो प्रोटोकॉल तो बन गया, लेकिन जितनी डेवलप कंट्रीज है ना, रशिया यूएसए, उनके पास इतना फाइन मेडिकल सिस्टम होता था जिसको वो आराम से क्रॉस कर जाते थे, ठीक है। फिर 1984 में ब्लड डोपिंग करके कॉन्सेप्ट आया, जो कि लोग को पकड़ने में बहुत लंबा समय लगा। और समय बीतता चला गया। आईओसी 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां उन्होंने वाडा को
ऑन पेपर अलाउ कर दिया कि आप बनाओ, लेकिन जो सबसे बड़ा सिस्टम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाडा के पास आया, वो आया था फंड का। आपके पास फंडिंग नहीं होगा तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा चीज कैसे हम चेकआउट करते हैं। फिर लेकिन धीरे 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 अब करीब आईयूसी, जितने भी आईयूसी में कमिटीज में जितने मेंबर है, वो हर कंट्री कुछ एक अमाउंट आईयूसी को देता है, जो उसका इस्तेमाल वो वाडा के डेवलपमेंट में करते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 2014 सोची ओलंपिक्स गेम, विंटर ओलंपिक्स गेम, वहाँ पे काफी सारे डोपिंग केस पकड़े गए। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस जो पकड़े जा रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं रशियंस से। होता क्या था पहले, क्या होता था, पहले यूरिन और ब्लड सैंपल लिए जाते थे सबके, मैच के पहले और मैच के बाद, यानी इवेंट के पहले और इवेंट के बाद, और उनको रखा जाता था, और उन सब में से रैंडमली कोई सैंपल लेके हम लोग टेस्ट करते थे। यानी हमने 100 सैंपल लिया, उसमें से 5 हमने टेस्ट किया, 95 नहीं किया, तो पकड़ने के चांसेस कम हो जाते थे। अब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अब क्या हो रहा है कि जो पुराने सैंपल थे ना, उस सैंपल को हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी चेक कर रहे हैं, तो हमें पाया गया कि एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर कंट्री की मेजोरिटी ऑफ द जो एथलीट है वो डोप कर रहे हैं। तो अब एक रूल आ गया है, वाडा नया रूल है। अब वो ये है कि पहले जो था कि मैच के इवेंट के पहले इवेंट के बाद का जो रूल चेंज हो गया। अब जो रूल है वो ऐसा आ गया कि वंस यू गेट रजिस्टर्ड, आपके यहाँ कभी भी वाडा के लोग ऑफिशियल जो है आके रेड कर सकते हैं, आपके ट्रेनिंग प्लेस पे, आपके होम प्लेस पे, वो कभी सर्च कर सकते हैं और कभी भी आपका सैंपल ले सकते हैं। अब जैसे रूल स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, आप देखो बहुत नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े ज्यादा जा रहा है। ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डोपिंग एजेंसी के पास फंड आ गया, काफ़ी न्यू मशीन्स आ गए, और उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे अपने जो फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल थे उसको आप लोगों ने चेंज किया। सो आज पहले एपिसोड में हम लोग यही रोकेंगे, और जैसे जैसे एपिसोड हम लोग और लेते जाएंगे, हम लोग और आपको और हम बात करेंगे ओलंपिक्स गेम्स के बारे में, और अलग स्टोरीज के बारे में, और हिस्ट्रीज के बारे में। अभी बहुत सारे एंगल्स बचा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस कब आया, यूएनओ कब आया, यूनाइटेड नेशन एचडीपी कब बना, क्या रोल है, छोटा सा गेम्स देते हैं। आज के डेट में आईओसी इतना पावरफुल है, यूनाइटेड नेशंस ने उनको अपने स्टैंडिंग कमेटी में रखा, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आप इतने बड़े पावर हैं, क्यों नहीं वर्ल्ड के लिए आप काम करते हो, जो हमारा एजेंडा है। बोले क्या, अब जितने भी ओलंपिक्स गेम होते हैं वहाँ देखना, वहाँ बात होती है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, वहाँ बात होती है जेंडर इक्वालिटी की, वहाँ बात होती है क्लीन इन्वायरमेंट की। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मीडियम है जो बड़ा चेंजेस कर सकता है, और ये बात कहा था आपके नेल्सन मंडेला ने, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। सो विद दिस वर्ड I want to stop my presentation for today.